अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात देश की उन बेटियों की जो कि करीब 8 महीने के लंबे समुद्री सफर में इतिहास रचकर आज देश लौटी हैं। बात हम कर रहे हैं भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना की, जिन्होंने 8 महीने में करीब 50,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दुनिया का चक्कर लगाया। इस यात्रा को नाविका सागर परिक्रमा 2 नाम दिया गया। इतिहास रचने वाली इन बेटियों को आज गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। And here they are, reporting completion of the mission to the Honorable Raksha Mantri. पचास 50,000 किलोमीटर के सफर में 4 महाद्वीप और 3 महासागर पार कर जब देश की ये जांबाज बेटियां लौटी तो इनके स्वागत में पूरा बंदरगाह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये तस्वीरें गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह की है, जहां इन बेटियों के लौटने पर फ्लैगिंग सेरेमनी हुई, जिसका मतलब इस यात्रा के औपचारिक समापन से है। इस खास मौके पर वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना का स्वागत किया। Reporting completion of the mission to the Honorable Raksha Mantri. दरअसल इन महिला अधिकारियों ने नौसेना के जहाज INS तारिणी पर 8 महीने में 25,400 नॉटिकल मील यानी करीब 50,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर इतिहास रचा है। ये पहली दफा है जब सिर्फ 2 लोगों ने इतनी लंबी दूरी को जहाज के जरिए पूरा किया है। Yes, we made it. My mother and my husband, Commander Danesh, you both held me really strong. And Rupa, you inspire me to be more of me. And you and me, I think we can do wonders. Honorable Raksha Mantri ji, the call you made at sea when we were in the middle of the ocean, despite your busy schedule, it gave us overwhelming joy and motivation to keep going. Thank you very much. लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने ये यात्रा पिछले साल 2 अक्टूबर को गोवा के नेवल ओशियन सेलिंग नोट से शुरू की थी, जिसे नाविका सागर परिक्रमा 2 का नाम दिया गया था। 50,000 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि इस सफर के दौरान तेज हवा, बवंडर और ठंडी हवा का सामना इन्हें करना पड़ा। बावजूद इसके देश की इन दिलेर बेटियों ने हार नहीं मानी और समुद्र की लहरों से लड़कर अनोखा कीर्तिमान रच दिया। इनके इस चुनौतीपूर्ण सफर पर नौसेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दोनों महिला अधिकारियों के जोश, जज्बे और मजबूत इरादों को दिखाया गया है। आपको याद होगा जब आप दोनों समुद्र में थी तो मैंने कहा था मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूँ, और जब आप यहाँ दोनों वापस लौटेंगी तो मैं खुद आकर आपका स्वागत करूंगा। इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रोजाना नहीं हुआ करते और हर कोई इसे कर भी नहीं पाता। इसके लिए जो ग्रिट चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसे आसानी से हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे ही प्राप्त होता है। और आप दोनों बेटियों के ऊपर मैं समझता हूं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि जिस स्पिरिट के साथ आपने इस जर्नी को पूरा किया है, उसी स्पिरिट के साथ आप इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन भी करिए।
नाविका सागर परिक्रमा 2 यात्रा का मकसद देश की समुद्री ताकत और नौसेना की मजबूती को दिखाना था। इस अभियान का नारा था साहसी दिल अपार समुद्र, जिसे नारी शक्ति ने साकार कर दिखाया है, जो ये भी दिखाता है कि देश की बेटियां साहस, समर्पण और कौशल में किसी से कम नहीं है। पॉइंट न्यूमो दुनिया का, मुझे नहीं पता था इससे पहले, दुनिया का सबसे रिमोट समुद्री स्थान है। उसको पार करके आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और जैसा कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने कहा कि दे हैव लिव्ड ऑल देयर 7 लाइव्स इन लास्ट 8 months। मैंने भी जब इनसे भी कभी बातचीत की, इनमें सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि अटूट समर्पण, मेहनत और जीत का जुनून देखा, जो इंडियन नेवी की पहचान है। रूपा और दिलना ने ना सिर्फ नारी शक्ति बल्कि भारत शक्ति को भी एक नया रूप दिया है। बड़ी बात यह है कि अपनी इस यात्रा के जरिए लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने अपनी हिम्मत, धैर्य और काबिलियत से देश की नारी शक्ति का मान बढ़ाया है। यही वजह है कि आज इन जांबाज बेटियों पर पूरा देश गर्व कर रहा है। गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह से रितेश देसाई, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Reporting completion of the mission to the Honorable Raksha Mantri. आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। देश के 17 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद इन राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लेकिन उत्तर भारत के शहरों में लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में उत्तर भारत के भी राज्यों में आज से मौसम बदलने की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मानसून की बारिश, पूर्वी हिस्से में भी मानसून की बारिश और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून की बारिश जारी है। मौसम का ये मिजाज तब है जब इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून तय वक्त से पहले 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा और नवसारी की हैं, जहां मानसून भले ही नहीं पहुंचा, लेकिन चंद घंटों पहले मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश देखने को मिली। ऐसी ही बारिश का बेसब्री से इंतजार उत्तर भारत के राज्यों में रहने वाले लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों उत्तर भारत में जबरदस्त उमस भरी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से एक गुड न्यूज सामने आई है। खबर ये है कि आज से दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का ये अनुमान शाम होते होते सच साबित हुआ और दिल्ली में जोरदार हवा के साथ तेज बारिश हुई। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलेगा। आज दिन भर भीषण गर्मी और उमस के बाद अब दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बारिश हुई है और ये बारिश थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन ठीक ठाक तेज थी, और जिसके बाद अब जो मौसम है वो थोड़ा सुहावना आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले थोड़ी तेज हवाएं चली, उसके बाद फिर बारिश हुई। ये बारिश बहुत देर तक तो नहीं हुई, लेकिन जितनी देर भी हुई उससे जो उमस दिन भर आज दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे थे, उस उमस से राहत फिलहाल जरूर मिली है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात है तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आज जम्मू कश्मीर के आसपास से स्थित है। इसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका है, क्षेत्र है ज़्यादातर, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, गस्टी विंड रहने की संभावना है। अगर हम इसको स्टेट वाइज समझें तो पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में, इन स्टेट्स में जो है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 50-60 किलोमीटर तक की हवा चल सकती है, 70 किलोमीटर तक भी स्पीड जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सेम स्थिति रहेगी, वहाँ पे तेज हवाएं चलेंगी, थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट देख सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है। उत्तर प्रदेश कुछ स्थानों पर हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि भी आज होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक 30 और 31 मई को भी दिल्ली और एनसीआर के तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में भी मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास भी केंद्रित है लोअर लेवल्स पर, जिसकी वजह से एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग दिल्ली एनसीआर रीजन में भी। तो उसके लिए आज के लिए जो है वो लाइट रेनफॉल साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 40 से 50 किलोमीटर तक की विंड स्पीड हो सकती है। और कल जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है दिल्ली एनसीआर रीजन में। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हवा गति कल थोड़ी सी और तेज भी होने की संभावना है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर गस्तें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ज्यादातर अनुमान यही है कि बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान जो अधिकतम तापमान है वो भी 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पूरे सप्ताह के दौरान रहने की संभावना है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से ये अपील की गई है कि वो अगले 2 दिनों तक विशेष सावधानी बरतें। खासकर बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। दिल्ली से आनंद कुमार, बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत और जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जिस पर हर कदम सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी चल रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा से जुड़े मार्गों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। आस्था के इस मार्ग पर चलने वाले तीर्थयात्रियों को 42,000 जवानों का सुरक्षा कवच मिलेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 7 से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा है, जिसका मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा हालात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों पर भी मंथन करना होगा। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा को मोक्ष के मार्ग का दर्जा हासिल है। 3 जुलाई से जिस पर करीब 5 लाख शिव भक्त चलने वाले हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर अपने इस दौरे के दौरान गृह मंत्री, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, डीजीपी सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी के साथ तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी फजीहत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हार से हताश पाकिस्तान पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बार सिर्फ 38 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में सबसे अहम धार्मिक यात्राओं में से एक इस यात्रा के दौरान सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। गृह मंत्रालय अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उसकी तरफ से सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 580 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया गया है, जिनमें 42,000 जवान और अधिकारी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से 80 कंपनियां पहले से जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जिन्हें अमरनाथ यात्रा से जुड़े रूट्स पर तैनात किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह की तैयारियों में अब तेजी आ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और यही कारण है कि 560 अधिक जो है सुरक्षा बलों की कंपनियां जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के कई इलाकों में जहां जहां से भी अमरनाथ यात्रियों का गुजरना है वहां पर उनकी तैनाती होगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहां एक तरफ बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, वहीं पहली बार एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल जो है उनके जवानों की भी तैनाती अमरनाथ यात्रा में की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं
और अगर बात की जाए, गुरुवार को ही उन्होंने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। इसमें सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के अलावा अमरनाथ यात्रा से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ही अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने अमरनाथ यात्रा के सफल समापन को अपनी प्रतिबद्धता करार दिया था। फिलहाल हमारी कोशिश रहनी चाहिए और उस कोशिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा जो है वो बिना किसी इंसिडेंट के वो मुकम्मल हो। हमारे तमाम यात्री जो हैं वो आएँ, सही सलामत वहाँ पे जाएं, अपनी हाज़िरी दें और अपने घर वापस जाएं। उसमें किसी तरह की कोई कटौती या किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि अगर ये होता तो वो होता, चलिए ना, अगर मगर में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी असलियत है, हमें उस असलियत के तहत अपना काम करना है। बाबा अमरनाथ के दर यानी पवित्र गुफा तक पहुँचने के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग, जबकि दूसरा गांदरबल जिले के बालटाल से गुजरने वाला 14 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बालटाल से अमरनाथ तक का ये सफर पहले रास्ते के मुकाबले छोटा है, लेकिन चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी के साथ मिलकर के प्रशासन पहलगाम और बालटाल के दोनों मार्गों पर ट्रैक को साफ करने और सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था को लेकर लगातार जुटे हैं। अगर देखें तो न सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को सरल बनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाली सभी सड़कों को जो है उनको भी जो है तैयार किया जा रहा है, ताकि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न होगी। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी न सिर्फ अमरनाथ यात्रियों से अपील की है कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए आए, बल्कि साथ ही साथ देश भर के पर्यटकों को भी अमरनाथ यात्रा पर आने की सलाह दी है। हर साल अमरनाथ की गुफा में बनने वाले प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमृतों का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा पर 5 लाख श्रद्धालु आए थे। तीर्थ यात्रियों से जुड़ी यह संख्या इस बार उसके पार जा सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेहत के मोर्चे पर एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्शन में आ चुकी है। राज्य को तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान चलाने वालों और खाद्य उत्पाद विक्रेता इस अभियान से जुड़ रहे हैं। स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए भी खास योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर मोटापा भारत छोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। मोटापे पर प्रहार का सीधा मतलब है बीमारियों के जड़ पर प्रहार। मोटापे से बचने का मतलब है कई बीमारियों को दूर रखना। गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से मोटापा कम करने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कहा था। पीएम ने खाने के तेल में 10% तक कटौती करने के साथ सभी से इस अभियान में जुड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी का मानना है कि खाने के तेल में 10% कमी करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। पीएम मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक्शन मोड में आ गया है। FSSAI ने राज्यों को मोटापा रोकने और तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश जारी किए हैं।
FSSAI ने 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति यानी CAC की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वे मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए व्यापक उपाय करें। राज्यों से कहा गया है कि वे जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को संतुलित आहार और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करें। लोगों को खास तौर पर यह संदेश दिया जाए कि तेल का इस्तेमाल 10% तक कम किया जाए, जिससे न केवल मोटापे पर रोक लगाने में मदद मिलेगी बल्कि हृदय संबंधित रोगों का खतरा भी कम होगा। CAC की बैठक में स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की CBSE की पहल पर भी चर्चा हुई। इसका मकसद बच्चों में चीनी के सेवन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। स्कूल में बोर्ड के जरिए बच्चों और उनके अभिभावकों को ये बताया जाएगा कि ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं। FSSAI ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस पहल को हर स्कूल में लागू करवाएं ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य आदत अपनाने की प्रेरणा मिले। बैठक में FSSAI ने कहा कि ईट राइट इंडिया जैसी पहल तभी सफल हो सकती है जब राज्य सरकारें उसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ, पोषण युक्त और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक करना है। खास बात यह है कि देहरादून के व्यापारियों ने फिट इंडिया मूवमेंट को अपनाना शुरू कर दिया है। कई मिठाई और खाद्य उत्पाद विक्रेताओं ने चीनी के उपयोग में कमी कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल शुरू कर दी है। देहरादून के व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती बीमारियों और बदलती जीवन शैली को देखते हुए अब समय आ गया है कि पारंपरिक मिठाइयों को एक नया हेल्दी रूप दिया जाए। जो फिट इंडिया मूवमेंट है, पहले तो हम ही खुद नहीं फिट है, तो हमने भी अपने ऊपर भी जागरूकता का पालन करते हुए एंड इस मूवमेंट को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल रखी है। हम अपने बेकरी से शुरुआत करते हुए हमने जो बड़ा मैदे बनता था उसको हम मल्टीग्रेन मिलेट्स पे, ओट्स पे शिफ्ट आउट हुए हैं। जो चीनी की मात्रा के ऊपर जो बात होती है उसमें हम डेट्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया है और डेट्स हो गया, उसको छोड़ के गुड़ का उपयोग हो रहा है। एंड केक पेस्ट्री का जहाँ तक हम बात करते हैं तो जो बेस्ड अगेन उसको भी मिलेट्स पे, मल्टीग्रेन पे, आटा पे शिफ्ट आउट किया है। हरिद्वार के होटल कारोबारियों का कहना है कि PM की अपील बहुत अच्छी है, लेकिन देश में स्वाद पहले और स्वास्थ्य बाद में है। ये भी चाहते हैं कि कम तेल और मसाले का खाना दे, लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये एक आम जनता के लिए ये अपील की गई और उस पर कानून भी बनाने का काम किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही उत्तम है। क्योंकि आम जन मानस जब चीनी, घी, तेल कम, नमक लेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ रहेगा। भैया मैं कहूँगा हरिद्वार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की विभिन्न तरीके के विभिन्न राज्यों से पर्यटन लोग आते हैं, सारे के सारे। कोई गुजराती हैं, बंगाली हैं, अलग सबका अलग अलग स्वाद है। लेकिन कोशिश करके हमारी की कोशिश यही रहती है कम से कम तेल दिया जाए, कम से कम मसाले दिए जाए। लेकिन कस्टमर जब मांग करता है तब ही हम उनको बढ़ाते हैं, अदरवाइज कभी भी हम लोग कोशिश नहीं करते कि ज़्यादा दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कस्टमर स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटापा दुनिया में महामारी बन चुका है और ये तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हर 8वां इंसान मोटापे की समस्या से जूझ रहा है। मोटापा कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है PM मोदी की अपील पर मोटापे के खिलाफ देश में चलाए जा रहे अभियान आज की बड़ी जरूरत है, ताकि मोटापे की महामारी को बढ़ने से रोका जा सके और आने वाले समय में एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी का सीजन है, फलों का राजा आम बाजार में आ चुका है। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि ऐसे आम की खबर जो बहुत खास है। केसर, तोतापुरी, लंगड़ा, सफेदा और न जाने कितने ही किस्मों के आमों के नाम आपने सुने होंगे, चखे भी होंगे। लेकिन अब लखनऊ के पास मलिहाबाद में मैंगो मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह खान ने आम की एक नई किस्म इजाद की है। उन्होंने इस आम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम समर्पित किया है। लखनऊ के नजदीक मलिहाबाद की इस बगिया में यूं तो सैकड़ों किस्म के आम हैं, लेकिन ये आम अब इनमें सबसे खास हो गया है क्योंकि इसका नाम है राजनाथ। मैंगो मैन के नाम से मशहूर मलिहाबाद के हाजी कलीमुल्लाह ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर आम की एक खास किस्म इजाद की है।
इनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से प्रेरित होकर इन्होंने इस खास आम को रक्षा मंत्री के नाम कर दिया है। क्योंकि राजनाथ सिंह एक बड़े सुलझे हुए और बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने सिंदूर चलाई, उससे भी बहुत कामयाबी उनको मिली है और उनका पहले से भी लखनऊ में मतलब उनकी बड़ी इज्जत है, क्योंकि उनका जो बोलना चालना है वो बहुत प्यार से है और वो प्यार के में आदमी उनके करीब आता है और इसमें इसी की वजह से उनकी पार्टी में और ज़्यादा ताकत बढ़ गई। हाजी कलीमुल्लाह मलिहाबाद में अपनी नर्सरी में आमों की नई नई किस्म तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। ये देश की कई जानी मानी हस्तियों के नाम पर आम की किस्में निकाल चुके हैं। अब इस नए आम के नामकरण के जरिए लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री को अनूठी सलामी देकर ये एक बार फिर से चर्चा में है। हाजी कलीमुल्लाह ने आम का ये पेड़ 7 से 8 साल पहले लगाया था और पहली बार इसी साल इसमें फल आए हैं। खास बात ये भी है कि इसका एक एक आम काफी वजनदार है। भरोसा है कि खुशबू और स्वाद में भी ये नायाब होगा। लिहाजा ऐसे समय में जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा है, तब राजनाथ सिंह के नाम पर इस आम के नामकरण का शायद इससे बेहतरीन मौका और कोई हो भी नहीं सकता था, क्योंकि लोगों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ इस आम की बदौलत भी राजनाथ सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।